तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने क्लास 12 फिजिक्स के लिए जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने अब तक देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, और ओम ने जो रेजिस्टेंस एज ए टर्म यूज की उसके लिए क्या सिंबल, क्या यूनिट दी गई। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं इन चीजों को और आगे बढ़ते हैं। देखेंगे कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट है तो उनका किस तरह से नेट रेजिस्टेंस निकलेगा या टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, और जब वो पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या निकलेगा। सो बात कर रहे हैं हम किसी रेजिस्टेंस की। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी, किस चीज की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि रेजिस्टेंस एक वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल करंट के फ्लो को अपोज करता है, मींस करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। अब किसी के अंदर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हाई है, इसका मतलब उसके अंदर करंट को अपोज करने की कैपेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और जब किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, अपोज करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इस तरह के मटेरियल्स को हमने नाम दिया था इंसुलेटर। और जब हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस, अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस लो है, रेजिस्टेंस लो होने का मतलब क्या हुआ कि उस रेजिस्टेंस के अंदर करंट को अपोज करने की जो कैपेसिटी है, किस चीज को अपोज करने की कैपेसिटी है, करंट को अपोज करने की। तो करंट को अपोज करने की कैपेसिटी कम है, रेजिस्टेंस कम होना मतलब करंट को अपोज करने की कैपेसिटी कम होना। और जब किसी मटेरियल के अंदर करंट को अपोज करने की कैपेसिटी कम होती है, उस तरह के मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर। रीजन क्या होती है कि जब करंट को अपोज करने की कैपेसिटी कम होती है ना, तो उस केस में करंट उस मटेरियल में से फ्लो कर जाता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर से क्या होगा, करंट अलो हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स अलो द करंट। और अब इसके अंदर क्या था, करंट को अपोज करने की कैपेसिटी क्या थी, हाई थी, है ना। करंट को अपोज करने की कैपेसिटी हाई होने का मतलब रेजिस्टेंस हाई था। जब रेजिस्टेंस हाई था जिसकी वजह से करंट पास नहीं हो पा रहा था, सो इट्स डज नॉट अलो द फ्लो ऑफ करंट। सो इस मटेरियल में से करंट पास नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि रेजिस्टेंस क्या है। फिर रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने ओम्स लॉ से निकाला था, R इज इक्वल टू V अपॉन में I, ये था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्यू टू ओम्स लॉ। फिर एक फॉर्मूला हमने निकाला था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से हमने जो फॉर्मूला निकाला, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। ठीक है, यहाँ पर रो क्या थी, रो थी रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसलिए हम कह रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहली चीज मटेरियल, सेकेंड थिंग थी लेंथ ऑफ द मटेरियल, एंड थर्ड थिंग इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये चीज हमने पढ़ी थी कहां पे, कि कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर रहे हैं वहां से। सो अब देखते हैं कि जब दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, और सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कब करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टेंसेस। कि जब हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस R1, एंड यहाँ पे मेरे पास कोई सेकेंड रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस R2। ये आपकी चॉइस है कि आप कितने रेजिस्टेंस सीरीज में लेना चाहते हैं। मैं एक और ले रही हूँ, तो सपोज कीजिए ये क्या है, रेजिस्टेंस R3, R4, R5 अप टू Rn, आप कितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए हर एक डिवाइस के क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग का टर्मिनल, सेकेंड एंड टर्मिनल। इस तरह से हमारे पास हर डिवाइस के अंदर
नेक्स्ट वाले का ये स्टार्ट टर्मिनल है, ये एंड टर्मिनल है, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। इस तरह से जिग-जैग लाइन से हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है फिक्स रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, फिक्स रेजिस्टेंस। और अगर इसी सिंबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, कुछ इस तरह से बना दे कि इस जिग-जैग लाइन के बीच में से मैं ऐसे कोई भी क्रॉस लगा दूं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो ये क्या है हमारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो देखिए, फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये दो नाम हमने किस बेस पे लिए। ये दो नाम जो रेजिस्टेंस के लिए ये दिए कि जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अटैच करते हैं, तो उस टाइम पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है सर्किट के अंदर, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा कर पाए, तो उस तरह के रेजिस्टेंस को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हमने सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, उसके बाद हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते विद इन सर्किट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस। सो सर्किट के अंदर वैल्यू चेंज हो पाए, वेरिएबल रेजिस्टेंस। सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहे, चेंज नहीं हो पाए, सो फिक्स रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस को एक और नाम दिया जा सकता है, दैट इज वेरिएक। शॉर्ट में इसको बोल देते हैं वेरिएक। वेरिएक इन द सेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो वेरिएक भी आपका इस तरह से आ सकता है। आगे चलते हैं, हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। सो टॉपिक था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का। हमने निकाले कि हर एक डिवाइस के 2 टर्मिनल तो होते ही हैं, स्टार्ट और एंड, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड। सो सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं, फर्स्ट के एंड पॉइंट को नेक्स्ट वाले के स्टार्ट से कनेक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले के एंड पॉइंट को उससे नेक्स्ट वाले के स्टार्ट पॉइंट से अटैच करते हैं, और इस तरह से फर्स्ट वाले का स्टार्ट और लास्ट वाले का एंड हमारे पास बच जाता है। तो फर्स्ट वाले के स्टार्ट से लास्ट वाले के इस एंड से हम क्या करेंगे, कोई भी सोर्स अटैच कर देंगे। सो सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स है। सो मैंने ये लगा कि V वोल्ट की वोल्टेज लगा ली, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो छोटा बनता है ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। आई होप आपको इस सिंबल का पता होगा, दिस इज बैटरी। कैसे, हमें पता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या होती है, एक सेल होती है, एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव, और इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज या पैरेलल में हम अटैच कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, बैटरी। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स को कंबाइन अटैच करेंगे तो वो क्या बनाएगा, एक बैटरी फॉर्म करेगा। आप इस तरह से बना सकते हो, फर्स्ट सेल से, फिर सेकेंड सेल, फिर थर्ड सेल, ऐसे मैंने 3 सेल की बैटरी बना दी। सो इस 3 सेल की बैटरी को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 सेल, नेक्स्ट पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव सेकेंड सेल, नेक्स्ट पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव थर्ड सेल। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे ये क्या हो जाएगी, 3 सेल की एक बैटरी बन गई है, और मैंने यहाँ पे क्या की 3 सेल की एक बैटरी यूज करी। तो सपोज कीजिए इस ये बैटरी की वोल्टेज 10 वोल्ट है, V वोल्ट है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको V वोल्ट कंसीडर किया है कि मुझे पता नहीं ये एक वेरिएबल वैल्यू है। सो देखिए होगा क्या, जैसे ही हम सोर्स अटैच करेंगे इस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ, तो डेफिनेशन हमें क्या मिल गई सीरीज की यहाँ से, कि एक डिवाइस के एंड टर्मिनल से हमने नेक्स्ट डिवाइस के स्टार्ट टर्मिनल को अटैच किया। सो डेफिनेशन क्या हो गई, एंड टू स्टार्ट कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है ये, एंड टू स्टार्ट कनेक्शन है, मींस एक के एंड से नेक्स्ट वाले के स्टार्ट को इस तरह से अगर हम अटैच करते जाएंगे तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो देखिए, जैसे हमने बैटरी अटैच की, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट रिलीज हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट हमें मिला I अमाउंट का, इस करंट के पास क्या है, एक ही बात है। जब हमने बात की थी करंट और वोल्टेज की, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि करंट जो होता है ये वायर के थ्रू फ्लो करता है, इट्स फ्लो थ्रू द वायर, ये वायर के अंदर से पास होता है। और जब बात कर रहे थे हम वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या है, एक वो डिवाइस जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और हमें पता है डिफरेंस हमेशा 2 चीजों के बीच में ही आता है। तो यहाँ पर हर एक डिवाइस के पास क्या है, 2 टर्मिनल है।
सो ये डिफरेंस इन दो टर्मिनल के अक्रॉस ही सेट होगा, ठीक है। इसलिए वोल्टेज वर्ड आते ही हम क्या करते हैं, अक्रॉस, ठीक है। ये वर्ड दो टर्मिनल के अक्रॉस ये सेट हो जाती है। सो देखिए आई करंट आया, ये वायर के अंदर से फ्लो करेगा, तो ये वायर इसको मिल रही है, ये ऐसे गया, यहाँ पे भी आई करंट गया, फिर इस डिवाइस में गया आई अमाउंट का करंट, इस डिवाइस से नेक्स्ट डिवाइस में फिर गया आई अमाउंट का करंट, क्योंकि एक ही रास्ता है इसके पास जाने के लिए, ठीक है। इस करंट को आप लगा सकते हैं जैसे बहती हुई नदी है, और उसके पास जब तक एक ही लो लाइन एरिया मिलेगा तो वो उसी पाथ से फ्लो करती रहेगी। सो ये भी एक धारा है जो क्या करेगी, जहां पर भी उसको पाथ नजर आ रहा है उसी पाथ से फ्लो करती जाएगी, और इसका जो रास्ता है या जो पाथ है वो एक वायर है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर इस तरह से लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है। ये रियल में है क्या, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की हम प्रैक्टिकली जाने तो प्रैक्टिकली ये क्या है, सिर्फ वायर्स है। सो देखिए यहाँ पर ये करंट गया आई अमाउंट का, यहाँ पर भी आई अमाउंट का, आगे बढ़ा आई अमाउंट का करंट, एंड फाइनली किस तरफ आ गया, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आ गया, ठीक है। तो करंट को पूरा पाथ मिल रहा है, इसलिए करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ से देखिए फिर जब आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है तो मेरे पास क्या मिल रही, सीरीज कनेक्शन की कंडीशंस मिल रही, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जब हम कोई भी सोर्स अटैच करते हैं तो सोर्स की अटैचमेंट में होता क्या है कि एक होती है करंट और सेकंड होता है वोल्टेज, ठीक है। करंट और वोल्टेज इन दो की हम कंडीशन देख के चलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो कनेक्शन है हमारे वो सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गई इसकी कंडीशन, यहाँ से कंडीशन मिल गई सीरीज कनेक्शन की कि यहाँ पे जो करंट होता है वो कैसे रहता है, हमेशा सेम रहता है, ठीक है। जितना करंट सोर्स देगा उतना ही करंट हर डिवाइस के अंदर से जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या मिल गई कि सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अब बात करते हैं वोल्टेज की। सो सीरीज में वोल्टेज कैसे रहेगी ये चेक कर लेते हैं। ये V वोल्ट की वोल्टेज हमने यहाँ लगा रखी है। सो देखिए इस डिवाइस के दो टर्मिनल है, तो कुछ इन दोनों के बीच में कुछ वैल्यू सेट होगी वोल्टेज की। सो दिस वैल्यू इज V1। फिर नेक्स्ट कोई डिवाइस है, डिवाइस जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर होता है, ठीक है। उसे वोल्टेज कंज्यूम करने के लिए चाहिए, तभी वो अपने अंदर से करंट को पास होने देगा। सो यहाँ से इसने कुछ वोल्टेज ले ली V1, फिर ये डिवाइस था, इस डिवाइस ने वोल्टेज ले ली सपोज कीजिए V2, और नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस बचा R3, इसके क्रॉस सपोज कीजिए कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस भी गई, दैट इज V3। तो हमें क्या दिखा कि हर एक टर्मिनल, हर एक डिवाइस के दो सेपरेट टर्मिनल थे, तो हर एक टर्मिनल के क्रॉस क्या हुई, हर दो टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज की वैल्यू सेट हो गई। सो फर्स्ट डिवाइस के टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज सेट हुई, दैट इज V1। सेकंड के क्रॉस जो वोल्टेज सेट हुई वो V2 है, और थर्ड के क्रॉस जो वोल्टेज सेट होगी दैट इज V3। सो वोल्टेज क्या हुई हमारी, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो सीरीज की हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या मिल गई कि यहाँ पर वोल्टेज हमेशा क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है। तो सीरीज की आपने कंडीशन याद रखनी है, करंट रहता है सेम क्योंकि रास्ता एक ही है, और वोल्टेज हमेशा क्या होती है, डिवाइड होती है। सो जो चीज डिवाइड हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्यों, क्योंकि जो चीज सेम है उसकी वैल्यू तो जो हमें यहाँ पर मिल जाएगी पूरे सर्किट में वही रहेगी, लेकिन जो चीज डिवाइड हो रही है उसकी वैल्यू क्या होती है, हर पॉइंट पे चेंज होगी। यहाँ पे V है तो इसके क्रॉस कुछ अलग मिलेगी, इसके क्रॉस अलग होगी, इसके क्रॉस अलग होगी। वो तो डिपेंड करता है, अगर ये हमारे कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी के तो इनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वोल्टेज का लेवल। सो डिवाइड हो गया वोल्टेज कितने पार्ट्स में, सो हमारी टोटल वोल्टेज थी V, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये इक्वल टू आ गई V1 प्लस V2 प्लस V3, 3 पार्ट्स में हो गई डिवाइड, ठीक है। जो चीज डिवाइड हुई उसी की हम इक्वेशन निकालेंगे। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R, ये रहता है। अब यहाँ पर इस वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं, सो V किसके इक्वल आया हमारा I इंटू R, सो इट्स इक्वल टू V1 मीन्स I इंटू R1, करंट था सेम, सो हमने यहाँ पर भी क्या रखा, I रखा, और ये किसके क्रॉस है, V1 वोल्टेज R1 के क्रॉस, से रेजिस्टेंस रख दिया R1, प्लस ये हो जाएगा I इंटू R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस,
प्लस V3 है R3 के क्रॉस, तो ये हो गया हमारा I इंटू R3। सो यहाँ से देखिए I क्या है, कॉमन है, उसको बाहर ले सकते हैं। सो कॉमन को हमने रख लिया बाहर, I आ गया बाहर, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से I से I क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो R किसके इक्वल आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास क्या हो गया, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज। सो ये क्या हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज। इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, आप सीरीज कनेक्शन का नेट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ रहा है, डायरेक्ट सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो सपोज कीजिए अगर आपके पास R1 की वैल्यू 3 ओम होती है, R2 की वैल्यू कुछ होती है 4 ओम, और R3 की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली होती है 6 ओम। और अब हमसे कोई कहे कि इन इस तरह से कुछ वैल्यूज आपके पास रेजिस्टेंसेस की है, तो आप इनका टोटल रेजिस्टेंस बताइए सर्किट का। तो हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में क्या होता है R1 R2 R3। सो R1 है 3 प्लस 4 प्लस 6, इस तरह से मैं ऐड कर दूंगी 3 प्लस 4 प्लस 6, सो इट्स इक्वल टू 13 ओम। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे बात करते हैं और चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से किया जाता है। सो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं। हमने बात की है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रेजिस्टेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगे हुए हैं तो उनको किस तरह से बिहेव करते हैं। जब मेरे पास क्या होते हैं R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंसेस थे, पहले उनको सीरीज में अटैच किया। सीरीज अटैचमेंट कैसे होती है, एक के एंड को नेक्स्ट के स्टार्ट से अटैच किया, नेक्स्ट के एंड को नेक्स्ट वाले के स्टार्ट से अटैच किया। फिर मैंने देखा जब मैंने जैसे ही यहाँ पे कोई V वोल्ट का सोर्स लगाया तो इस सोर्स से कुछ I अमाउंट का करंट निकला, करंट वायर के अंदर से पास हुआ। करंट के पास एक ही रास्ता था, तो जितना करंट गया पूरा का पूरा करंट इसी रास्ते से होकर I माइनस टर्मिनल की तरफ वापस आ गया, ठीक है। तो जैसे पॉजिटिव से निकलेगा ये माइनस की तरफ वापस आएगा तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। सो I अमाउंट का करंट गया और वापस आ गया, तो पूरी स्ट्रिंग में क्या हुआ, I अमाउंट का करंट था। तो सीरीज की कंडीशन क्या मिली कि करंट पूरी की पूरे स्ट्रिंग में क्या था, सेम था, पूरे सर्किट में सेम था, सीरीज सर्किट में। तो करंट रहता है हमेशा सेम इन केस ऑफ सीरीज। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। फिर बात की हमने वोल्टेज की। सो वोल्टेज अगर मैंने यहाँ V वोल्ट की लगाई थी तो वोल्टेज क्या होती है, 2 पॉइंट के बीच में सेट होती है। इसके 2 पॉइंट अलग थे, तो यहाँ पर वोल्टेज जो सेट हुई वो क्या होगी V1। R2 के क्या होती 2 पॉइंट अलग थे, तो यहाँ पर वोल्टेज सेट हुई दैट इज V2। और R3 के क्रॉस जो वोल्टेज सेट हुई वो क्या होगी V3, क्योंकि सबके अपने अपने सेपरेट टर्मिनल्स थे। सो जो चीज डिवाइड क्या हुई, सीरीज के केस में वोल्टेज होती है हमेशा डिवाइड, करंट होता है सेम। सो डिवाइड जो हुई उसकी हम इक्वेशन बनाएंगे। हमने दी थी V वोल्ट, डिवाइड होगी 3 पार्ट्स में, तो तीनों का सम इक्वल टू हमारी जो टोटल वोल्टेज है उसके इक्वल आ गया। ओम्स लॉ से हमने क्या किया, इस V की वैल्यू निकाली। सो V इज इक्वल टू क्या आया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R। अगर V इज इक्वल टू I इंटू R था तो ये मैंने यहाँ पर पुट किया और पुट करके जो कॉमन था उसे बाहर ले लिया, अंदर जो बचा वो क्या रहा R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से पहले हम बात करते हैं सीरीज की कुछ न्यूमेरिकल्स की। सो देखिए अगर कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाए तो हम सीरीज की किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। सो देखिए सपोज कीजिए किसी ने हमसे कहा कि आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 6 ओम, 12 ओम एंड 15 ओम। किसमें कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस तरह से आपके पास कोई न्यूमेरिकल गिवन है कि यू हैव 3 रेजिस्टेंसेस 6 ओम, 12 ओम, 15 ओम एंड ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबके सब सीरीज में कनेक्टेड है। Then find the equivalent resistance। क्या निकालना हमें, find the equivalent
रेजिस्टेंस। अब जब हम बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की और मैं पहले उसका सर्किट बनाऊं, या तो सीरीज में है तो आपको क्या पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया था सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3, कितने भी रेजिस्टेंस सब ऐसे ऐड होते चले जाएंगे प्लस अप टू Rn। तो या तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर दूं 6 प्लस 12 प्लस 15, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट सम हो रहा है, या हम सर्किट प्लॉट करना चाहे तो कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शन कैसे होगा, पहला रेजिस्टेंस है मेरे पास 6 ओम का, ये हो गया 6 ओम का रेजिस्टेंस। सेकेंड रेजिस्टेंस है किसका, 12 ओम का, ये हो गया। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का है, 15 ओम का है, तो ये हो गया 15 ओम का रेजिस्टेंस। ये इसका एंड इसका स्टार्ट कनेक्ट हो गया, इसका एंड इसका स्टार्ट, ये हो गए कनेक्ट, और यहाँ पर क्या लगा लिया हमने, कोई वोल्टेज सोर्स लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना था, तो क्या निकले, सब सीरीज में, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस 12 प्लस 15। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 5 प्लस 2 7 एंड 7 प्लस 6 13, 1 कैरी 1 2 and 1 3, 33 ओम। दिस इज द R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इस सीरीज सर्किट का। ये तो जब बात थी कि जब R इक्विवेलेंट डायरेक्ट पूछा गया। अब वो हमें क्या करें कि ये जो तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस है, ये किससे अटैच कर रखी है, ये अटैच करें 66 वोल्ट की बैटरी के साथ। किसके साथ, 66 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस ये अटैच कर रखे हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू कैन फाइंड आउट द करंट आई की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, करंट आपने निकाला सर्किट का। सो सर्किट का करंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला होगा, पूरे सर्किट में करंट सेम ही है। ये कितने वोल्ट की बैटरी थी, V वो 66 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, R इक्विवेलेंट जब आपके पास है, वोल्टेज आपके पास है, तो आप जाओगे ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू V अपॉन में R। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, I इज इक्वल टू क्या आ गया, V की वैल्यू क्या थी 66 वोल्ट, R इक्विवेलेंट क्या है 33 ओम। सो इट्स 66 divided by 33, 31 3 1 जा 33 2 जा, so I is equal to 2 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास करंट। ये तो बात है जब उसने क्या किया, इसी क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ले लिया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे सकता है, कैसे घुमा के दे सकता है वो देखिए। ये तो हमारा हमें पता है 10th स्टैंडर्ड में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन हल्का सा वो उसे मॉडिफाई करना चाहिए। तो कैसे मॉडिफाई करेगा, वो ये ना बोल के कि फाइंड द करंट आई, आप आई करंट को फाइंड आउट करें, ऐसा ना बोल, वो ऐसे कर दे कि इस सर्किट के अंदर एक एमीटर लगा रखा है। हमें पता है एमीटर हमेशा कहाँ कनेक्ट होता है, एमीटर कनेक्ट होता है सीरीज में। ठीक है, एमीटर क्या होता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। एमीटर क्या था, एक ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो करंट मेजरिंग डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, एमीटर या एम्पियर मीटर। ये एम्पियर मीटर करंट को मेजर करता है और कनेक्ट कहाँ होता है, हमेशा सीरीज में। इस तरह से वायर के बीच में कनेक्ट हो जाता है। क्यों कनेक्ट होता है सीरीज में, क्योंकि इसका लो रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो होता है, कम रेजिस्टेंस हमें इसका रखना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था कि सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं और क्यों इसका लो रेजिस्टेंस रखा जाता है। सो ये चीज देखने के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। सो अभी क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, R इक्विवेलेंट निकालिए और ये कहिए कि फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। जो हमने एमीटर ए लगाया उसकी आप रीडिंग बताइए कि इस केस में उसकी रीडिंग क्या होगी। हमें पता है रीडिंग क्या होगी उसकी, जो करंट होगा, क्योंकि ये करंट मेजरिंग डिवाइस है, तो जितना भी करंट यहाँ से निकला है उसी चीज को मेजर कर रहा है। सो नॉर्मल सी बात हमें क्या चल गया, आई करंट रेजिस्टेंस से ज्यादा है, किसको मेजर कर रहा है, आई को ही मेजर कर रहा है। सो सेम वही चीज निकालना तो करंट ही है, लेकिन हल्का सा उसने स्टेटमेंट में मॉडिफाई कर दिया। फिर से आई निकालते हैं, आई इज इक्वल टू बी अपॉन में आर, 66 अपॉन में 33 कितना आ गया था 2 एम्पियर। ये जो 2 एम्पियर करंट आया था ये किसने बताया, ये इस एमीटर ने ही बताया होगा। ठीक है, तो एमीटर करंट को मेजर करता है और वो करंट की ही वैल्यू बताएगा। तो आपने इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाए कि वोल्टमीटर
वोल्ट मीटर मीन्स वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। तो वोल्ट मीटर मेजर करेगा वोल्टेज को, तो आप वहां पे वोल्टेज निकाल दीजिए। और जब बात करते हैं एमीटर की, तो वो होता है करंट मेजरिंग डिवाइस, आप वहां पे करंट निकाल दीजिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब तक आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और एक चीज और याद रखनी है कि अगर वोल्टेज मेजर करनी है तो फिर किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। सो देखिए, अगर इसी सर्किट में वोल्टेज ना देके अगर करंट की वैल्यू गिवन होती और फिर हमसे ये पूछा जाता कि वोल्टेज की वैल्यू बताइए, यहां से कोई लगाया V वोल्ट का सोर्स है इस तरह से, और यहाँ पे इस सर्किट में 2 एम्पियर का करंट है, ऐसे कुछ गिवन है हमें। या तो वो ये बोल दे कि डायरेक्ट वोल्टेज की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है वोल्टेज ही निकालनी है। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो यहाँ पर कोई वोल्टमीटर अटैच कर दे। वोल्टमीटर होता है पैरेलल में करें, तो एक टर्मिनल होगा पॉजिटिव साइड में, दूसरा टर्मिनल चाहिए उसका नेगेटिव साइड में। तो ऐसे लगा सकते हैं हम इसको, या फिर इस वोल्टमीटर को मैं ऐसे भी अटैच कर सकती थी, क्योंकि ये भी तो क्या है, इस सोर्स की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड ही तो है। तो इस तरीके से अटैच कीजिए या ऐसे नीचे अटैच कीजिए, बात एक ही है। लेकिन याद रखना है, एक टर्मिनल वोल्टमीटर का पॉजिटिव साइड में कनेक्ट होगा, दूसरा टर्मिनल हमेशा नेगेटिव साइड में कनेक्ट होगा। और कोई हमें कहे कि वोल्टमीटर की रीडिंग बताइए। वोल्टमीटर की रीडिंग इन द सेंस, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज। और वोल्टेज के अदर नेम हमने पढ़े थे, क्या थे वोल्टेज के दूसरा नाम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिंपली पोटेंशियल। सो पोटेंशियल मेजर कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कीजिए, या फिर वोल्टेज बताइए, या यूं कहते हैं कि वोल्टमीटर की रीडिंग बताइए, तो बात एक ही है। सो वोल्टमीटर की रीडिंग मतलब वोल्टेज। सो यहाँ पर जब मुझे R इक्विवेलेंट पता है, कितना निकला था R इक्विवेलेंट, तीनों का सम करके सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 करके आ रहा था 33 ओम। R इक्विवेलेंट हम इस सर्किट का कैलकुलेट कर चुके थे। करंट हमारे पास गिवन है 2 एम्पियर। जब करंट गिवन है तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, कैसे, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। I है 2 और R है 33, सो इट्स इक्वल टू 66 वोल्ट। इस तरह से ये वोल्टेज आ गई। अगर उसने वोल्टेज पूछी है, ये वोल्टमीटर की रीडिंग भी आ गई, क्योंकि वोल्टमीटर इसी वोल्टेज को मेजर कर रहा है, क्योंकि ये इसी के अक्रॉस लगा हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब